जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं नई वैकेंसी की। चलिए, तो नई वैकेंसी के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन सी वैकेंसी है, कब आई है, इसका लास्ट डेट क्या है, ये कब से भरना चालू होगा। और एक बात आप समझ लीजिए कि जिनका भी एसएससी का एग्ज़ाम जीटी वाला ख़राब गया था, उनमें नहीं हुआ, उनका रिजल्ट नहीं आया। जिनका बिहार पुलिस किसी कारणवश थोड़ा सा नीचे चला गया है और जिनका यूपी पुलिस किसी कारणवश थोड़ा सा ख़राब चला गया है, उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए, हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसका फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, ये इसका फॉर्म मतलब कब से भरा जाएगा, इसका एग्ज़ाम क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके फॉर्म किस तरह मतलब अप्लाई होगा, ये सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। कौन वैकेंसी है भाई? तो देखिए, ये वैकेंसी है CISF। ये वैकेंसी आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी है CISF की वैकेंसी है। किन की वैकेंसी है भाई? ये CISF की वैकेंसी है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अब देखिए, इनका मेंशन जो डेट दिया हुआ है यहाँ देखिए 31/8/24, मतलब आज ही के दिन से। ये अलग बात है कि आपको वीडियो ये कल सुबह में मिलेगा, चूँकि हम लोगों के यहाँ नेट की थोड़ी सी समस्या हो जाती है। 31/8 से 30/9 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। 31/8 से 30/9 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अंतिम तारीख 30/9 रात के 11 बजे तक है। अब बात करते हैं कि ये लोग कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक बार इसको देख लीजिए। 1 जनवरी नियुक्ति होने पर वे 1 जनवरी 2004 को अथवा बाद में केंद्र सरकार सेवा कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों को लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नामक परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जो पैरामिलिट्री का सारा कुछ मिलता है, ये आपको CISF में अग्निशामक की भर्ती है। अग्निशामक मतलब CISF फायर की भर्ती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, शारीरिक मानक परीक्षण PST, दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण, पुनर्वलोकन चिकित्सा परीक्षण को निर्धारित और आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें सारे तरह के काम होने वाले हैं जो GT के लिए होता है, जो और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए होता है, ठीक है। अब चलिए, वे अभ्यर्थी जो PET, DB और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उनका चिकित्सा परीक्षण होगा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें सीटों की संख्या क्या है भाई? सीटों की संख्या आप देख लीजिए। भर्ती के लिए प्रवेश जारी किया जाना पद अंतिम चयन में नहीं माना जाएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, मतलब जारी किया जाता है, तो उसको अंतिम काउंट नहीं किया जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ संपूर्ण राज्य का दिया हुआ है, मतलब स्टेट वाइज ये वैकेंसी है। आप ये पूरे वैकेंसी में फाइट नहीं कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 1130 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है? 1130 वैकेंसी। लेकिन आप टोटल पे फाइट नहीं कर सकते हैं। आप जिस राज्य से आते हैं या आप जिस राज्य में भरने वाले हैं, आप उसी राज्य में फाइट कर पाएंगे, ठीक है। एक बात आप समझ लिए। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं, और देखते हैं कि इसका अगला क्या बात है। रिक्तियाँ संभावित हैं और प्रशासनिक कारणों से भर्ती के दौरान किसी भी समय में ये भर्ती घट बढ़ सकती है। ये आयोग पर निर्भर करता है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, http://CISF-government.in पर सूचित किया जाएगा। 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। अब देखिए, 10% आरक्षित एक सर्विसमैन के लिए है। और हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं, तो इधर कुछ नहीं है, कोई प्रतीक्षा आरक्षित सूची तैयार नहीं की जाएगी। अब एक बात आप कन्फर्म समझ लीजिए कि इसमें वेटिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है। अब अर्हता अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं पास या समकक्ष होना चाहिए। यानी कि आपको कुल मिला जुला करके साइंस विषय के साथ आपका 12th होना चाहिए, या आप बायोलॉजी है या मैथ है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए, एज देख लेते हैं। एज जो है उसकी गणना 18 से 23 साल होने वाली है 30/9/2024 को, ठीक है। 1/10/2021 से पहले और 30/9/2006 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, SC ST के लिए 5 वर्ष छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष छूट है, ये आप लोग जानते हैं।
अब एक स्पेशल कंडीशन यहाँ दिया हुआ है 4 में, 1984 के दंगों और गुजरात में 2022 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के 2022 बोल दिए, 2002 के जो गोधरा कांड हुआ था उसमें जो मारे गए हैं उनके आश्रितों को जनरल आरक्षित में EWS 5 साल छूट मिलेगा, OBC को 8 साल छूट मिलेगा और SC ST को 10 साल छूट मिलेगा। ठीक है, अब ये कहाँ के लिए है, 1984 के दंगा और 1984 में जो सिख दंगा हुआ था, अगर उस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपके पूर्वज अगर किसी तरह के उसमें उनकी क्षति हुई थी तो उनके आश्रितों को ये एज में छूट दी जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है मेरे साथी, अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए 14/8/24 को यथाउल्लिखित प्रारंभिक सिविल नियोजन कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन पत्रों को दिनांकवार विवरण के बारे में वचनबद्ध प्रदान की गई हो। चलिए ये बात, अब देखिए भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने भारतीय संघ से के नियमित थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना में किसी भी रैंक चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी सेवा की हो। ठीक है, जो उक्त सेवा से पेंशन प्राप्त होने पर नियोक्ता द्वारा या सब अनुरोध से ऐसी सेवा कार्यभाग मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिया गया हो, मतलब उनको सस्पेंड नहीं किया गया हो, उन्होंने रिटायर लिया हो या विभाग उनको रिटायर कर दिया हो। ठीक है, दोनों स्थिति में जो सेवा, चिकित्सा अथवा ऐसी परिस्थिति जो उनके नियंत्रण से बाहर हो के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य आवश्यकता पेंशन दी गई हो, अथवा जो स्थापना में कमी होने परिणाम स्वरूप ऐसी सेवा कार्य मुक्त किए गए हो, अथवा ये अपना पढ़ लीजिएगा एक सर्विसमैन का है। ठीक है, अब बात आती है कि आगे क्या दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बच्चों से तात्पर्य अब इसमें कुछ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब चिकित्सा श्रेणी आप देख लीजिए, इसमें किस तरह का श्रेणी का होना चाहिए, AYE अथवा SEP 1 होनी चाहिए, E1 का अपना चिकित्सा श्रेणी है। ठीक है, ये डॉक्टर लोग बताएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। आगे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आवेदन कैसे करें, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जा कर के आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित होगा। फोटोग्राफ अपलोड करना है जो 20 KB और 50 KB के बीच में हो, हाल ही के महीनों में खींचा गया हो, रंगीन पासपोर्ट आकार का फ़ोटो हो, अर्थात परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख के 3 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। ठीक है, मतलब ये 3 महीना पुराना नहीं हो। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे चलिए। अब हस्ताक्षर अपलोड करना है, किसी भी एग्ज़ाम में आपको हस्ताक्षर अपलोड करना होता है, जो कि लगभग 4 सेमी, 40 सेमी और 20 सेमी का होना चाहिए, 10 और 20 KB के रेंज में। ठीक है, दस्तावेज अपलोड करना है आपको, मतलब मूल प्रमाण पत्र, एक 10th का और जो भी आपका सीनियर सेकेंडरी का मार्कशीट है। ठीक है, अब बात आती है कि 30/9/2024 तक शाम के 23 बजे, मतलब 11 बजे तक आप भर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क आपको 100 रुपये का देना है। ठीक है, अब जनजाति, SC ST जो भी हैं उनको भुगतान में छूट प्राप्त है। ठीक है, जिनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। अब शुल्क को डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डों से और UPI का प्रयोग करते हुए नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा SBI के शाखाओं में आप चालान के माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, इसको 30/9 तक आपको भरना है। ठीक है, 30/9 के पहले जनरेट करके उसको भर देना है। अगर ऑफलाइन चालान आप कटाते हैं 2/10 से 30/9 के पहले तक। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा। अगर एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो वो पेमेंट आपका वापस नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप शुल्क नहीं भरते हैं तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, आवेदन प्रपत्र में सुधार के लिए विंडो 10/10/24 से 12/10/24 तक खुलेगा अगले महीने में। ठीक है, अक्टूबर में। अब ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद CISF अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही संशोधित करने के लिए 3 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आप उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है या कैफे वाले भर दिए हैं तो उनको आप सुधार सकते हैं 10/10 से 12/10 तक। ठीक है, अब आगे देखिए, एक ही अभ्यर्थी
को आवेदन प्रपत्र सुधार करने के लिए विंडो के दौरान अपने आवेदन को केवल एक बार ही संशोधित और सही करने की फिर जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक बार केवल आप सुधार उसमें कर सकते हैं। ठीक है, केवल उन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पूर्ण ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के साथ भुगतान के साथ जो भी लागू हो निर्दिष्ट अवधि के भीतर वो जमा कर दिए हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया है उनके ही सुधार की ज़रूरत होगी, और जिन्होंने ऑनलाइन और पेमेंट नहीं किया है, मतलब ऑनलाइन किया है और पेमेंट नहीं किया है, वो सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों का है। ये एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है ई प्रवेश पत्र में लिखित अन्य दस्तावेजों भी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में लाना होगा। ठीक है, अब भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या लाना होगा आपको? सत्यापन के समय, दस्तावेज सत्यापन के समय उनको जितने भी मतलब आईडी प्रूफ एक और उनका जो पहचान चिन्ह है उस सबका डॉक्यूमेंट और जो आपने भरा हुआ है उसका रसीद लेकर के वहाँ पे उपस्थित होना है। ठीक है, पीटी में, और साथ में एडमिट कार्ड भी। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपको क्या करना है? शारीरिक दक्षता परीक्षा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। ये तो हो गया। अब जो जनरल कैंडिडेट है उनको देखिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। ठीक है, और उनका हाइट जो है 170 होना चाहिए, सीमा 80 से 85 होना चाहिए, 5 सेमी फूलना चाहिए। ठीक है, अब इनमें छूट किनको दी गई है? जो गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी को 165 सेंटीमीटर हाइट और 78 से 83 सीना, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव इनको भी जरूरी है, 2 सेंटीमीटर की इनको छूट दी गई है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या दिया हुआ है। अब इसमें आगे कुछ नहीं दिया है। दार्जिलिंग जिले के 3 उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुसियांग में गोरखा क्षेत्रीय इतना जिलों को मौजा के उप प्रभाग शामिल है, मतलब इतने ज़िले उसमें शामिल है जिनको छूट दी जाएगी। ठीक है, इतने ज़िले हैं, आप लोग पुश करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। मिजो और नागा जो हैं उनको दिया गया है छूट। उनको 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 1 सेंटीमीटर SC ST से भी कम दे दिया गया है सीना फुलाव। ठीक है, 77 से 82। अब दस्तावेज सत्यापन होगा आपका। दस्तावेज सत्यापन कब होगा भाई? मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्रों, उम्र, नाम, शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए आपको वहाँ देना है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है तो आवश्यक अर्हताओं में समकक्ष खंड के संबंध में दावा किए गए पदाधिकारी और तारीख को इंगित करते हुए दावा कर सकता है जो उसमें आदेश दिया गया हो। ठीक है, आरक्षण आयु में छूट मांग करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस उल्लंघन 3, उल्लंघन 4 और उल्लंघन 5 में निर्धारित प्रारूप जाति के प्रमाण पत्र उनको लगाना है। ठीक है, जिनको छूट चाहिए उनको 6 भरना है और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी द्वारा पैदाइश पहचान पत्र में नोटिस उन्हें 7 भरना है, जो पाकिस्तान के शरणार्थी हैं। ठीक है, अब देखिए जो इस अधिसूचना के पैरा 6.2 में तहत श्रेणी में 4 में लिखित दंगा पीड़ितों का आश्रितों का संबंधित जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जो लोग 5 वर्ष एज की दावा कर रहे हैं उनको, जो सिख दंगों में जिनके आश्रित हैं और गुजरात दंगों के जो आश्रित बच गए हैं उनको जिला मजिस्ट्रेट से बनवाना है। ठीक है, सेवारत रक्षाकर्मी का उल्लंघन 8 भरना है। पश्चिमी पाकिस्तानी के लिए 7 हो गया। ठीक है, अभ्यर्थी को 2 पासपोर्ट आकार के हाल का फ़ोटो और 1 फ़ोटो जिसमें पहचान पत्र जैसा, मतलब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, विश्वविद्यालय, कॉलेज जो भी है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। OMR कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो मोड के तहत लिखित परीक्षा। अब इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि कैसे होगा OMR या कंप्यूटर आधारित परीक्षा किसी भी, मतलब यहाँ CBT मोड के तहत तो दिया हुआ है कि CBT मोड के तहत आपका परीक्षा होगा, मतलब OMR सीट पे नहीं होगा। इसका परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसमें क्या होंगे बाबू? 100 प्रश्न होंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है भाई। तो आपका सिलेबस तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान जागरूकता, प्रारंभिक गणित, अंग्रेजी या हिंदी जो कि SSC का सिलेबस है, आपका भी वही सिलेबस है। उसमें 20 क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन है। ठीक है, अब
आगे देखते हैं। आगे परीक्षा, लिखित परीक्षा के लिए आपको भुगतान करना होगा। बिना भुगतान के आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न 12वीं कक्षा विज्ञान विषय के स्तर के होंगे। विज्ञान विषय में जो आप मतलब आपका 12th लेवल का इसमें क्वेश्चन 12th लेवल आधारित होगा, ठीक है। अब उसमें आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं, किसी तरह का ब्लूटूथ डिवाइस मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। लिखित परीक्षा पीटी, पीएचडी, डीबी और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार, क्षेत्रवार और श्रेणीवार के तहत विशेष चिकित्सा परीक्षण हेतु चयनित किया जाएगा। विशेष चिकित्सा परीक्षण के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या सचित रिक्तियों की संख्या के लगभग 2 गुनी होगी, मतलब एक सीट पर 2 कैंडिडेट होंगे, ठीक है। ये बात आ गई। अब टैटू की अनुमति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए गए हैं। विषय वस्तु, एक धार्मिक देश होने के नाते हमारे देशवासियों को धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इस प्रकार धार्मिक प्रतीकों या कृतियों के नाम को दर्शाने वाले टैटू की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब आप टैटू नहीं बनवा सकते हैं, जिसको पढ़ना है वो टैटू काहे बनवाइएगा जी। स्थान, शरीर के पारंपरिक स्थलों को चिन्हित टैटू जैसे प्रकोष्ठ और आंतरिक पहलू, लेकिन केवल बाएं अंग भाग, गैर सलामी अंग या हाथों के पीछे होने की अनुमति है। हाथ पे रख सकते हैं, बाएं अंग पे रख सकते हैं। टैटू का आकार शरीर के विशेष भाग, कोहनी या हाथ का 1/4 से कम होना चाहिए, ठीक है। टैटू काहेला बनवाइएगा जी। चयन प्रक्रिया, भर्ती में पीटी होगा, पीएचडी होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद आपका रिटन होगा, मतलब पहले फिजिकल होगा, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगा। आ गई बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा में 35% और अनरिजर्व और EWS भूतपूर्व सैनिक 35% और जिनका आरक्षण है उनको 33% अंक लाना अनिवार्य है, न्यूनतम, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें क्या है, टाई होने पे आपको बड़ी उम्र वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, अल्फ़ाबेटिकल प्राथमिकता दी जाती है, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ है, ठीक है। अब बात आती है अभ्यर्थियों को एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश की रिक्तियों के लिए और इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों के सत्यापन के समय आदिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा। मतलब उस समय आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये वही आपका नियम समझाया गया है। अब आगे देखते हैं, परीक्षा के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया के 2 भाग है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार पंजीकरण करना है और दूसरे बार ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है, ठीक है। पहली बार पंजीकरण से इस का आधिकारिक वेबसाइट पर जाइएगा, होम पेज पर जाइएगा, लॉगिन बटन पर क्लिक करिएगा, नया पेज प्रदर्शित होगा, नया पंजीकरण बटन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको भरना है अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपनी जन्म तिथि, लिंग, सबमिट बटन पर क्लिक करें, अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें, ठीक है। अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दें, ईमेल आईडी दें, दोनों को आपको वेरीफाई करेगा, पुष्टि करेगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उस रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ आप यहाँ मतलब इसको भरना है, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ नाम भरना है, वेरीफाई नाम, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, फादर का नाम वेरीफाई उनका नाम, मदर का नाम उनका नाम, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अब उसके बाद मेल फीमेल हैं, अब कैप्चा कोड लगा के सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आइएगा तो इसमें आप फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। लॉगिन आईडी का दिया होगा सारा डिटेल, ये आपको सबमिट करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको निम्नलिखित डेटा तैयार करना है। 20 KB 50 KB का फ़ोटो जो कि JPG में होना चाहिए और सिग्नेचर 3.5 4.5 सेमी का ऊंचाई का, मतलब ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको, फ़ोटो, और ये हो गया आपका सिग्नेचर। ये पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड। अब इसको आप इस पर क्लिक कीजिए, आवश्यकता अनुसार उसको भरिए, उसके बाद नया पेज प्रदर्शित होगा। ऑनलाइन को मूलभूत निर्देशक मतलब दिशा निर्देश पढ़िए। अब देखिए अब भरना क्या है, आगे आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वेरीफाई। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें आप डालिएगा
और उसके बाद आपका यहाँ देखिए, यहाँ पेज खुल जाएगा। या ये है न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालिएगा तो आपका खुल जाएगा पेज। अब उसके बाद इसको सबमिट बटन पर क्लिक किए, यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़े, इसको वेरीफाई किए, और यहाँ उसके बाद आप भरिए जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपकी कितना चीज़ है, ठीक है, कब आप मैट्रिक पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, और हो गया आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद प्रिंट ले लीजिए, देख लीजिएगा, ये उनके लिए भरना है जो इस नियम